हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज हम आपको मॉडल सेट वन लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव के, और वह आपका अकाउंटेंसी पेपर का सब्जेक्टिव आपको समझा रहे हैं। मॉडल सेट वन, इसके अंतर्गत आपको 5 मॉडल देंगे। एक मॉडल सेट में आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आए हैं आपके लिए है, साझेदारी का क्या आशय है, यानी साझेदारी व्यवसाय का क्या आशय है, या साझेदारी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी व्यवसाय का क्या अर्थ है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों, तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है। साझेदारी जो व्यवसाय है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपसी सहमति का क्या है बच्चों, परिणाम है। जैसे मान लीजिए, मैं दो व्यक्ति मिलकर अगर किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के बारे में सोचेंगे और दोनों का सहमति होगा, इससे जिस व्यवसाय को हम लोग प्रारंभ करेंगे मिलकर, उसे कहते हैं साझेदारी व्यवसाय। कहा जा रहा है जो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है, जो व्यवसाय के लाभ एवं हानियों को बांटने के लिए किया जाता है। यानी साझेदारी व्यवसाय जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है बच्चों, तो लाभ और हानि को बांटने के लिए। इसका संचालन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन जो किया जाता है, चलाया जो जाता है, वो सभी साझेदार मिलकर भी चला सकता है, या उनमें से किसी एक साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनता है। जैसे आपको पूछा जाएगा जो साझेदारी व्यवसाय के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो 2। और साझेदारी व्यवसाय के लिए अधिकतम सदस्यों की कितनी होती है, तो 50। साझेदारी व्यवसाय का संचालन जो किया जाएगा, एक सदस्य के द्वारा भी किया जाएगा और एक से अधिक सदस्य के द्वारा भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 2। साझेदारी की 4 विशेषताएं बताएं। साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषता कहा जाता है। साझेदारी की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है, साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है बच्चों, 2 व्यक्तियों का होना क्या है, आवश्यक है। जबकि अधिक से अधिक संख्या सामान्य व्यवसाय के लिए 50 हो सकती है। यानी साझेदारी व्यवसाय का जो सबसे पहला विशेषता हुआ, वो आपका क्या हुआ, जो साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, 2 सदस्य। जबकि अधिक से अधिक व्यवसाय कितना होना चाहिए, सदस्यों की संख्या जो होगी वो बच्चों कितना होगा, 50। किस व्यवसाय के लिए, सामान्य व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, साझेदारी का जो जन्म होता है बच्चों, वह कहाँ से होता है, समझौता से। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जो साझेदारी का जन्म होता है, तो बच्चों कहाँ से होता है, समझौता से। और समझौता जो होता है बच्चों, वो लिखित या मौखिक हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 में होगा, तो साझेदारी का जो जन्म होता है बच्चों, वह समझौता से होता है। और समझौता जो होता है वो बच्चों लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, साझेदारी का उद्देश्य किस वैध कारोबार को, वैध कारोबार का मतलब हुआ जिस कारोबार को कानून देता होगा, जिस कारोबार को कानून इजाजत देता होगा करने के लिए, उस कारोबार को वैध कारोबार कहते हैं। जिस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध जिस कारोबार को करने का नहीं होगा, उसे वैध कारोबार कहा जाता है। तो साझेदारी का उद्देश्य किसी वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना, क्या कमाना बच्चों, लाभ कमाना, और उस लाभ को आपस में बांटना होता है। लाभ कमाना होता है और लाभ को फिर साझेदार आपस में क्या करते हैं बच्चों, बांट लेते हैं। जो भी साझेदार होंगे, जैसे ए बी सी होगा, तो ए और बी और सी क्या करेगा, आपस में बांट लेगा। तो साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, किसी वैध कारोबार के द्वारा लाभ कमाना और उस लाभों को आपस में बांटना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा चौथा नंबर आपका, साझेदारी व्यापार में प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों का स्वामी और एजेंट दोनों होता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदार होते हैं स्वामी और एजेंट दोनों। यानी साझेदारी व्यापार में जो प्रत्येक साझेदार होता है, वह दूसरों साझेदार के लिए यानी अन्य साझेदार के लिए क्या कहलाता है, स्वामी और एजेंट दोनों कहलाता है। स्वामी भी कहलाता है और क्या कहलाता है, एजेंट, तो दोनों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, साझेदारों के पूंजी खाते के अनुरक्षण या संधारण
कि कौन सी दो विधियां हैं। साझेदार के पूंजी खाते के मुख्य रूप से दो कौन कौन सी विधि है। सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों स्थिर या अस्थाई पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल। पूंजी संधारण की दो विधियां होती है। पहला होता है बच्चों स्थिर या अस्थाई पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है बच्चों अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर आपके पूछे जो साझेदार के पूंजी खाते की कितने विधियां होती है, तो बच्चों मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला होता है स्थिर या अस्थाई पूंजी फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल बच्चों? तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। क्वेश्चन होगा बच्चों, तो जब पूंजी स्थिर हो, अब ये बताए थे पहला स्थिर, तो जब पूंजी स्थिर हो तो कौन से खाते खोले जाते हैं। तो बच्चों जब पूंजी स्थिर होता है तो निम्न दो खाते खोले जाते हैं। कौन से खाते? दो खाते। जब पूंजी स्थिर होगा तो कितने खाते खोले जाएंगे बच्चों? दो खाते। इसमें सबसे पहला खाता खुलेगा बच्चों पूंजी खाता। कौन सा खाता बच्चों? पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा खुलेगा बच्चा चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। स्थिर पूंजी की दशा में बच्चों दो खाते खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाता और कौन सा खाता? चालू खाता। यह सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है। या इसको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है, तो लाभ हानि विनियोजन खाते से आप क्या समझते हैं? बच्चों दिया होगा यह खाता यानी लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। यानी लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र यानी उसका विस्तृत रूप जो है बच्चों वह है लाभ हानि विनियोजन खाता। लाभ हानि खाते का विस्तृत रूप जो होता है बच्चों, विस्तार जो होता है वो होता है लाभ हानि विनियोजन खाता। क्योंकि एक फॉर्म के में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले फॉर्म का प्रॉफिट निकाल लिया जाता है और उस प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभ हानि विनियोजन खाता में बच्चों ट्रांसफर किया जाता है और वहां साझेदारों से संबंधित सभी मदों को दिखाया जाता है। इसीलिए लाभ हानि विनियोजन खाता को लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र ही कहा जाता है। जो यह प्रकट करता है, लाभ हानि विनियोजन खाता यह प्रकट करता है कि साझेदारों के बीच, किसके बीच? साझेदारों यानी पार्टनर्सों के बीच में लाभ को किस प्रकार विनियोजित या समायोजित किया जाता है। यानी लाभ हानि विनियोजन खाता के माध्यम से साझेदारों के बीच में लाभ हानि का समायोजन किया जाता है। साझेदारों से संबंधित जितनी सारी खर्चाएं होती है उन सभी खर्चाओं को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। जैसे बच्चों पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों को दिया गया कमीशन यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बच्चों प्रॉफिट अगर आता है तो उसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहता है बच्चों उसे सीआर साइड में दिखाते हैं। अगर सीआर साइड ज्यादा होता है डीआर साइड कम होता है तो बच्चों प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को साझेदारों के बीच में बंटवारा किया जाता है। तो लाभ हानि विनियोजन खाते क्यों बनाया जाता है? साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन करने के लिए। अगर आपसे पूछ दे जो लाभ हानि विनियोजन खाता क्यों तैयार किया जाता है, तो लाभ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है लाभ हानि विनियोजन खाता क्यों तैयार किया जाता है, तो बच्चों जवाब देना है जो लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार किया जाता है साझेदारों के बीच में लाभों के बंटवारे करने के लिए, विभाज्य लाभ का निर्धारण करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार किया। यह बच्चों यह एक नाम मात्र खाता है। बच्चों याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपसे पूछे जो लाभ हानि विनियोजन खाता कौन सा खाता होता है, तो यह एक कौन सा खाता है बच्चों? नाम मात्र खाता होता है। कौन सा खाता होता है बच्चों? नाम मात्र खाता होता है। देखिए होंगे बच्चों इस खाते में साझेदारों से संबंधित, अभी ये बताए थे जो लाभ हानि विनियोजन खाते में किससे संबंधित, तो साझेदारों से संबंधित सभी समायोजनाएं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन आदि को दिखाया जाता है। यानी लाभ हानि विनियोजन खाते में बच्चों क्या दिखाया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज की राशि को दिखाया जाता है, आहरण पर ब्याज दिखाया जाता है,
साझेदारों के वेतन दिखाए जाते हैं, कमीशन आदि को दिखाए जाते हैं और इस खाते के शेष को, इस खाता का जो शेष होता है, चाहे शेष क्या होगा, चाहे तो लाभ होगा, चाहे तो हानि होगा। अगर लाभ हानि विनियोजन खाता का क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तो लाभ होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, तो बच्चों हानि होगा। इसे हम शेष कहते हैं। तो उन शेषों को सभी साझेदारों में विभाजित किया जाता है। लाभ हानि विनियोजन खाते से जो बच्चों लाभ होते हैं, उन लाभों को सभी साझेदारों में बंटवारा किया जाता है। तो अगर आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में पूछे, जो लाभ हानि विनियोजन खाते के शेष को ट्रांसफर किया जाता है, तो सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों किस खाते में, पूंजी खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो लाभ हानि विनियोजन खाते की दो विशेषताएं बताएं। विशेषता पूछा जा रहा है, दो विशेषता। तो याद रखेंगे बच्चों, अगर हम परिभाषा सही से समझ लेंगे तो विशेषताएं लिखने में किसी प्रकार का परिवर्तन दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि इस परिभाषा से ही विशेषता को आराम से लिख देंगे। ये कैसे? सबसे पहला विशेषता में होगा, देंगे होंगे इस खाते की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। लाभ हानि विनियोजन खाता किस खाते का विस्तार है? तो लाभ हानि खाते का। इसे साझेदारी फॉर्म द्वारा तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो लाभ हानि विनियोजन खाता किस फॉर्म द्वारा तैयार किया जाता है, तो साझेदारी फॉर्म द्वारा, या वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार किया जाएगा, तो लाभ हानि विनियोजन खाता बच्चों तैयार किया जाता है किस फॉर्म के द्वारा? साझेदारी फॉर्म के द्वारा तैयार किया। किस फॉर्म के द्वारा बच्चों? साझेदारी फॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा विशेषता होगा, यह एक नाम मात्र खाता है। दो बोले, एक एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, दो आपको एग्जाम हॉल में पूछेगा। तो यह एक कौन सा खाता है बच्चों? नाम मात्र खाता। तो आ गया ना। पहला विशेषता क्या लिखेंगे? जो लाभ हानि विनियोजन खाता क्या है? लाभ हानि खाते का विस्तार है। यह किस फॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों? तो साझेदारी फॉर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। अब हानि विनियोजन खाता कौन सा है? तो नाम मात्र खाता। कौन सा खाता? नाम मात्र खाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ख्याति क्या है? क्योंकि ख्याति से अभिप्राय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से। ख्याति, ख्याति को इंग्लिश में हम लोग गुडविल कहते हैं। तो गुडविल क्या है? ख्याति क्या है? तो किसी भी व्यवसाय के जो अच्छे नाम होते हैं, की जो अच्छी प्रतिष्ठाएं होता है, उनका जो ग्राहक के साथ अच्छा संबंध होता है, इन संबंधों का ही मौद्रिक मूल्यांकन जब होता है बच्चों, तो इसे हम ख्याति कहते हैं किसी भी व्यवसाय का। जैसे मान लीजिए हम आपको क्लास में पढ़ा, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया व्यवहार, हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ सब कुछ अच्छे लगेंगे, तो हमारे फॉर्म का भी ख्याति बच्चों धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यही क्या कहते हैं बच्चों? ख्याति, यानी कि गुडविल कहते हैं। लिखाए होंगे, ख्याति से अभिप्राय व्यवसाय की प्रसिद्धि, यानी ख्याति से अभिप्राय किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अच्छे नाम, अच्छे रेपुटेशन से लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ख्याति। तो ख्याति से आशा है व्यवसाय की प्रसिद्धि, व्यवसाय के अच्छे नाम, व्यवसाय की प्रतिष्ठा से। दूसरा परिभाषा दिए होंगे बच्चों, दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ख्याति किसी फॉर्म की वह प्रसिद्धि है। ख्याति किसी भी फॉर्म का क्या है? प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य है। ख्याति किसी भी फॉर्म की वह प्रसिद्धि है जिससे वह फॉर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी अन्य फॉर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। का मतलब हुआ, ख्याति जो है वो किसी भी व्यवसाय का वह प्रतिष्ठा है जिससे वह फॉर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन दुकान एक खोला हुआ, बगल में भी मेडिसिन दुकान, दोनों का क्वालिटी सही है, लेकिन एक मेडिसिन दुकान वाले का ज़्यादा सेल है, वह ज़्यादा कमा रहा है, दूसरा मेडिसिन वाला कम कमा रहा है। एक में लगी फॉर, दूसरा अन्य अर्जित ज़्यादा लाभ क्यों कमा रहा है? क्योंकि मार्केट में उसका गुडविल क्या होगा बच्चों? अच्छा होगा। रेपुटेशन क्या होगा? अच्छी होगी। मार्केट में प्रतिष्ठा क्या होगा? अच्छा होगा। ग्राहक के समान साथ संबंध क्या होगा? अच्छा होगा। तो यही जो संबंध होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका जो मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है, जितना अधिक लाभ वो अर्जन कर रहा है दूसरे से अपेक्षा, वो उसका किसका बदौलत आ रहा है? वह ख्याति के बदौलत आ रहा है, उनके गुडविल की बदौलत आ रहा है। इसके लिए होंगे, ख्याति किसी भी व्यवसाय की वह प्रसिद्धि है जिससे वह फर्म उसी प्रकार के, सेम प्रकार के, उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए
सामान्य लाभ जितना होता है उससे वह अधिक लाभ अर्जित करता है। कौन सा फॉर्म? जिस फॉर्म का ख्याति अधिक होता है। फॉर्म का ख्याति क्या होता है? अधिक होता है, वह अधिक लाभ अर्जन करता है। यही अधिक लाभ किसकी बदौलत से आ रहा है? ख्याति की बदौलत से, गुडविल की बदौलत से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ख्याति की 4 विशेषताएं या लक्षणों को बताएं। ख्याति का आपको 4 विशेषता या लक्षण, ख्याति की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, यह व्यवसाय की अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। यह आपके ऑब्जेक्टिव का, ख्याति व्यवसाय की कौन सी संपत्ति है? अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति, यानी यह दिखता नहीं है, यह अदृश्य है। किसी भी फॉर्म का कितना ख्याति है, कितना गुडविल है, यह दिखता नहीं है, यह अदृश्य है। तो पहला विशेषता हो गया, यह अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। अस्थाई संपत्ति भी यदि लिखा रहे इसके अंतर्गत, अमूर्त और अदृश्य जो आता है वह अस्थाई संपत्ति का ही प्रकार होता है। यह व्यवसाय की अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। दूसरा पॉइंट होगा, यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होता है। यानी ख्याति अगर किसी व्यवसाय का होता है अधिक, तो उससे उस फर्म की लाभ अर्जन करने की क्षमता क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो यह अधिक लाभ अर्जन करने में क्या होगा? सहायक होगा। तीसरा होगा, इसके मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी ख्याति घटता रहता है, बढ़ता भी रहता है। ख्याति परिवर्तित होती रहती है। जब आपका संबंध अच्छा होगा, आपका क्वालिटी अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप अच्छे से काम कीजिएगा, ख्याति आपका बढ़ता जाएगा। अगर कभी कभार किसी तरह का आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके व्यवसाय के द्वारा कोई गलत चूक हो जाएगी, ग्राहक का साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा, तो ख्याति घट भी सकती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसके मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं, यानी ख्याति घटती बढ़ती रहती है। और चौथा, यह ग्राहकों को पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करने वाली क्या है? शक्ति है। आती ही एक ऐसी शक्ति है जो पुराने ग्राहकों को खींचकर अपनी ओर ले आते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही किसी घर के पुराने बच्चे को पढ़ाए होंगे, उनको मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज अच्छा लगा होगा, तो उन घर में अगर बच्चे कोई कॉमर्स रखेंगे, तो वह बच्चा मेरा गुडविल क्या करेगा? उसको खींच कर मेरे कोचिंग की तरफ लाएगा। ख्याति क्या होती है? किसी भी पुराने ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने वाली क्या है? शक्ति है बच्चों। क्या है? शक्ति है। तो ख्याति की प्रमुख 4 विशेषता बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, यह व्यवसाय की क्या है? अमूर्त एवं अदृश्य शक्ति संपत्ति है। यह अधिक लाभ अर्जन करने में क्या होता है बच्चों? सहायक होता है। इसके मूल्य में बच्चों क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहते हैं। और यह ग्राहकों को पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करने वाली क्या है बच्चों? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा आपके सामने, साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से क्या असर? फॉर्म का पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? जब उसका दोबारा गठन किया, पुनर्गठन। तो कब पुनर्गठन होगा? जब साझेदारी व्यवसाय में किसी भी प्रकार के संबंध में परिवर्तन होंगे, इससे फॉर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। जैसे लाभ हानि विभाजन का अनुपात चेंज हो, कोई नया साझेदार प्रवेश कर, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा? फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, क्योंकि जो जाएगा वो तो चला जाएगा, जो शेष बचेगा वो फिर नए रूपों में उसको स्थापित करेगा, व्यवसाय तो चलता ही रहेगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार के साझेदारों के बीच अगर संबंधों में परिवर्तन हो जाते हैं बच्चों, तो साझेदारी फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। अर्थ को समझिए, क्वेश्चन अपने आप लिख दीजिए। फर्म का पुनर्गठन साझेदारों के बीच में, जैसे मान लीजिए एक फर्म में ए बी सी तीन साझेदार है, ए बी सी सी साझेदार है, ए बी और सी, और पहले लाभ का विभाजन 3:2:1 में करता था। अब किसी भी कारणवश वो लोग न्यू रेशियो बना दिया 2:1:1, तो यानी लाभ विभाजन अनुपात में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। साझेदारों के बीच संबंधों में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है, तो इससे साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है। ऐसे भी इसको समान शब्दों में आप याद रख सकते हैं। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं। क्या होगा? जब साझेदारी फर्म के अस्तित्व को प्रभावित किए बिना, यानी फर्म के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब साझेदारी फर्म के अस्तित्व को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों, किसके संबंधों? साझेदारों के संबंधों। जैसे ए बी सी साझेदार है और इसके संबंध में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जब साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए, तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। यानी फर्म के अस्तित्व में परिवर्तन नहीं हुआ,
इसमें परिवर्तन हुआ तो साझेदारी के संबंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे फॉर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। फॉर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। अब लिखे होंगे फॉर्म के पुनर्गठन से साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में सदैव ही परिवर्तन हो जाता है। यानी जब साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन होगा तो साझेदार का लाभ विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे भी समझिए, मान लेते हैं ए बी सी साझेदार है। अब यहाँ पर 3:1 के रेशियो में बांटते थे। अब सी अवकाश ग्रहण किया तो बचेगा कौन? ए और बी। व्यवसाय कौन चलाएगा? ए और बी। तो ए और बी के लाभ विभाजन अनुपात में स्वतः क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो जब कभी भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, इससे साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में सदैव ही क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। पुराना लाभ विभाजन अनुपात अलग हो जाता है और नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लाभ विभाजन अनुपात में कुछ क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके पास, किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है? यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किस किस परिस्थिति में हो जाता है? किन किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है? क्या लिखे होंगे? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अवसर या स्थितियों को बच्चों अक्सर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछे पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाएगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के 2 अवसर या स्थितियों को लिखें। बच्चों सबसे पहले होगा फर्म के पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों या अवसरों पर हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट होगा विद्यमान साझेदारों के मध्य। मध्य मतलब होता है बच्चों बीच में। मध्य मतलब होता है क्या? बीच में। विद्यमान मतलब क्या होता है? जो साझेदार पहले से विद्यमान है, साझेदारी व्यवसाय चला रहा है। विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, यानी जो साझेदार पहले से फॉर्म चला रहा है, जैसे ए बी और सी फॉर्म को चला रहा है, इस यह लोग पहले लाभ का विभाजन 3:2:1 में करता था। अब इन लोगों के मन में विभावना आया, विचार आया कि नहीं 3:2:1 में नहीं लाभानी बांटेंगे। लाभानी को कैसे बांटना है नेक्स्ट ईयर से? तो 2:1:1। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया। लाभ विभाजन अनुपात में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जब ही लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। ये पहला पॉइंट बन गया। विद्यमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर साझेदारी फर्म का क्या होता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाएगा। क्या पॉइंट होगा बच्चों? नए साझेदार के प्रवेश के समय, यानी जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा, इससे भी फर्म का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन हो जाएगा। मान लीजिए पहले से ए बी और सी नया साझेदार, पुराना साझेदार है जो व्यापार कर रहा है। अब एक नया साझेदार प्रवेश करना चाहता है डी। तो जैसे ही डी प्रवेश करेगा, साझेदारों के मध्य संबंध क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो। क्योंकि पहले 3 साझेदार था, जैसे ही नया साझेदार प्रवेश करेगा तो एक साझेदार की वृद्धि होगी। जब ये साझेदार की वृद्धि होंगे तो साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन का अनुपात क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे भी साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 हुआ, नए साझेदार के प्रवेश के समय भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्या पॉइंट बच्चों होगा? किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, तो कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है, 3 साझेदार हैं, उसमें से एक साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो कौन बचेगा? 2। अब 2 का लाभ विभाजन अनुपात चेंज हो जाएगा, फर्म को इसी दोनों को मिलकर चलाना होगा। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी क्या होता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा किसी साझेदार के मृत्यु होने। कोई साझेदार अगर मर जाएगा, इस साझेदार की अगर मृत्यु हो जाएगी तो इससे भी फर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। और 5वां पॉइंट होगा 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर, यानी जब 2 साझेदारी फर्म आपस में मिलकर नया से व्यवसाय सब शुरू करता है, प्रारंभ करना, तो इससे भी फर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कितनी अवसर या स्थितियां हैं बच्चों? 5। सबसे पहला अवसर बच्चों क्या है? वर्तमान साझेदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के कारण। दूसरा पॉइंट क्या होगा? किसी नया साझेदार के प्रवेश। कोई नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो इससे फर्म का क्या हो जाता है बच्चों? पुनर्गठन हो जाता है। कोई साझेदार अगर फर्म को छोड़कर जा रहा है तो इससे भी साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। इससे भी साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है? पुनर्गठन हो जाता है बच्चों। कोई साझेदार, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तब भी से साझेदार के संबंध में परिवर्तन हो जाएगा, तो इससे भी फर्म का क्या हो जाएगा? पुनर्गठन हो जाएगा। अब जब
साझेदार नहीं, 2 फॉर्म मिलकर ही एकीकरण कर लेगा, नए रूपों में चलाना प्रारंभ करेगा, तो इससे भी बच्चों क्या हो जाएगा, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। तो इस 5 अवसर को याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 अवसर और 5 नंबर में 5 अवसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके साथ होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता को इंग्लिश में बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, या पुनर्मूल्यांकन खाता का दूसरा नाम होता है बच्चों लाभ हानि समायोजन खाता। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पुनर्मूल्यांकन खाते को किस नामों से जाना जाता है बच्चों, तो लाभ हानि समायोजन खाता के नाम से। या लाभ हानि समायोजन खाते को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो पुनर्मूल्यांकन। अब आपको चाहे पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या समझते हैं, क्या क्या अर्थ है, या लाभ हानि समायोजन खाते से आप क्या समझते हैं, का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता। मूल्यांकन खाता बच्चों कौन सा खाता है, अवास्तविक खाता। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, जो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है एक अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता है। मूल्यांकन खाता क्या है, एक अवास्तविक या नाम मात्र खाता है, जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता जो हम लोग तैयार करते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाता नाम है पुनर्मूल्यांकन, जब संपत्तियों के और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उस पुनर्मूल्यांकन के वजह से फर्म को जो लाभ होता है या हानि होता है, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों जो खाता तैयार किया जाता है, उस खाता का नाम होता है बच्चों पुनर्मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाता। यानी जब कोई फर्म के संपत्ति और दायित्व के मूल्य में परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करना होता है, तो उस दशा में बच्चों तैयार किया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। इससे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? देखे होंगे, जिस अनुपात में फर्म के नए और पुराने, इस अनुपात में किसी भी फर्म का नया साझेदार और पुराना साझेदार भावी लाभ हानियों को, भावी मतलब भविष्य के लाभ हानियों को विभाजित करने का समझौता करते हैं, ते नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। यानी जिस अनुपात में, जिस रेशियो में फर्म के नए और पुराने, यानी नया साझेदार भी और पुराना साझेदार भी, जिस अनुपात में फर्म के नया साझेदार और पुराना साझेदार अर्थात सभी साझेदार भावी लाभों अर्थात भविष्य के लाभ एवं हानियों को, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, को बांटने के लिए या विभाजित करने का समझौता करते हैं, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। अब दिए होंगे दूसरे शब्दों में, नए साझेदार सहित सभी साझेदार, दूसरे शब्द में आप यह भी कह सकते हैं, जो नया साझेदार प्रवेश किया है, और सहित सभी साझेदार, जो सभी साझेदार मतलब जो सभी पुराने साझेदार थे, नए साझेदार सहित, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में फर्म के भावी, भावी मतलब बता दिए भविष्य, तो भावी लाभों एवं हानियों को आपस में बांटते हैं, से हम क्या कहते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। क्या बताएं, जो नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में, जिस रेशियो फर्म के भविष्य यानी भावी मतलब भविष्य के लाभ व हानियों को आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, एक नए साझेदार के प्रवेश के दो लाभों को बताएं। यानी कोई भी अगर नया साझेदार बच्चों फर्म में अगर एंट्री कर रहा है, फर्म में प्रवेश कर रहा है, इसका क्या लाभ है, क्यों कोई व्यवसाय किसी फर्म में नया साझेदार का प्रवेश कराया जाता है, इसलिए उसके लाभ पूछे जा रहे हैं। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, तो एक नए साझेदार के प्रवेश के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला बच्चों लाभ होगा, नया साझेदार जो पूंजी लाता है, उससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है।
यानी नए साझेदार के प्रवेश से फर्म की पूंजी में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो इससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नया साझेदार जो पूंजी लाता है उससे फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नए साझेदार के प्रवेश से फर्म की पूंजी में वृद्धि होती है। यह आपका पहला लाभ हुआ। दूसरा हुआ, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी जिसका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत है, उसे हम प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं, जिसे ख्याति भी कह सकते हैं, जो उस व्यक्ति का क्या है, गुडविल है समाज पर। तो प्रतिष्ठित या प्रभावशाली, जिसका प्रभाव है किसी चीज, तो प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति के साझेदार के रूप में प्रवेश से फॉर्म की ख्याति क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर धोनी या विराट कोहली किसी साझेदारी फॉर्म का सदस्य भी बन जाएगा, तो उससे उसके फॉर्म की ख्याति का कितना डेवलप हो जाएगा, उसका ख्याति उस फॉर्म का कितना बढ़ जाएगा। तो यदि समाज के किसी भी प्रतिष्ठित या प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में साझेदारी फॉर्म में प्रवेश करवा लिया जाता है, तो इससे फॉर्म की ख्याति क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो आराम से लिख लीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा? नए साझेदार के प्रवेश से साझेदार की फॉर्म का पूंजी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति अगर साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है, तो इससे फॉर्म का ख्याति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर्म का ख्याति क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बता रहे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ से 5-6 तरह से अगर क्वेश्चन को आप पूछा जाएगा, तब भी आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे पहले समझा। सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर में कहा जा रहा है, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट करें। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या कर रहा है बच्चों? अंतर स्पष्ट करें। ठीक है होंगे। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में मुख्य अंतर इस प्रकार है। सबसे पहला अंतर अर्थ के आधार पर। अगर आपसे एग्जाम हॉल में परिभाषा पूछ दिया गया, जो त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं, इस पॉइंट को अगर लिख देंगे, यह त्याग अनुपात का परिभाषा हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर त्याग अनुपात का क्या होता है? तो वह अनुपात जिसमें फॉर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग करते हैं, उसे हम त्याग अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्याग अनुपात कहलाता है। यानी कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए हम पुराना साझेदार पहले से फॉर्म में, हम अपने हिस्से का कुछ भाग उसके लिए त्याग कर रहे हैं, तो यह त्याग अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्याग अनुपात कहलाता है। तो वह अनुपात जिसमें फॉर्म के पुराने साझेदार, मान लेते हैं हम पुराना साझेदार है, तो पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भागे, तो नया साझेदार जो लाभ में हिस्सा लेगा, इसके लिए हम अपने लाभ के हिस्से का कुछ भाग उसके लिए क्या करेंगे? त्याग कर देंगे। तो यह अनुपात क्या कहलाएगा? त्याग अनुपात कहलाएगा। और हम त्याग करने वाले साझेदार क्या कहलाएंगे? त्याग करने वाले साझेदार। तो जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों के द्वारा लाभ का कुछ हिस्सा उसके त्याग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्याग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्याग अनुपात। अब दिया होगा लाभ प्राप्ति अनुपात। तो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। वह अनुपात, जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, जिसका अनुपात है 5:4:3। अब मानते हैं ए फॉर्म को छोड़कर जा रहा है, ए का हिस्सा जो साझेदार लेगा, इससे साझेदारों के लाभों के हिस्से में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यह जो वृद्धि होगा, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के भाग को क्या करता है? प्राप्त करता है। लाभ प्राप्ति अनुपात में जो शेष साझेदार, जैसे बी और सी क्या है? शेष साझेदार है, वो किसका हिस्सा प्राप्त करेगा? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का या मृत साझेदार के भाग का हिस्सा क्या करेगा? प्राप्त करेगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। जैसे ए फॉर्म को छोड़कर जा रहा है, बचा कौन? बी और सी। तो ए का हिस्सा अब किसको मिलेगा? चाहे बी को चाहे सी को, या दोनों को मिल सकता है। तो जिसको मिलेगा, इससे उसके अनुपातों में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो संयुक्त रूप से उसे क्या कहते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। यानी त्याग अनुपात में पुराने साझेदार को अपना हिस्सा त्याग करना पड़ता है,
और लाभ प्राप्ति अनुपात में जो अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रहा है उसका हिस्सा क्या करता है, शेष साझेदार प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ प्रलाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है, इसे त्याग। अब दिया होगा परिकलन का समय, यानी इसका कब कब गणना किया जाता है, त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है। आपको पूछ सकता है त्याग अनुपात का गणना कब किया जाता है ऑब्जेक्टिव में। याद रखेंगे बच्चों, त्याग अनुपात की गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। त्याग अनुपात का गणना कब किया जाता है बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश के समय। हमने आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल में भी ये क्वेश्चन लाया, वहां से भी आप इसको 2 नंबर में बना सकते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, तो त्याग अनुपात का गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाता है। जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय या मृत्यु होने पर किया जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का जो गणना किया जाता है, गेनिंग रेशियो जो निकाला जाता है, वो कब निकाला जाता है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो या जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस अवस्था में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। ऑब्जेक्टिव से भी आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा ही दिमाग लगाइएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बन गया। तो त्याग अनुपात का गणना कब किया जाता है, जब नया साझेदार का प्रवेश किया जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का गणना कब किया जाता है, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो उस दशा में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट होगा, तो त्याग अनुपात के गणने के क्या उद्देश्य है। तो 2 नंबर में पूछ सकता है, त्याग अनुपात का गणना का क्या उद्देश्य है। यहाँ उद्देश्य के आधार पर हमने डिफाइन किया है। लिखा होगा, त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को होने वाले लाभ के हिस्से की क्षति की पूर्ति हेतु ख्याति के रूप में नगद देना है। यानी जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उसके लिए पुराना साझेदार अपना लाभ का कुछ भाग उसको हिस्सा दे रहा है, तो यह जो उसको क्षति हुआ है इसके लिए नए साझेदार को ख्याति की राशि नगद में भुगतान करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार का हिस्सा त्याग करना पड़ता है। तो वह जो अपना त्याग कर रहा है, क्षति कर रहा है, तो उस क्षति के लिए नए साझेदार को ख्याति के रूप में हिस्सा लाना पड़ता है। इसलिए त्याग अनुपात की गणना का उद्देश्य हुआ बच्चों। अगर उद्देश्य आपसे पूछे त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है या इसका निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है, लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार को छाती में भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने से। यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वह जो अपना लाभ का हिस्सा शेष साझेदार को देकर जा रहा है, तो इसलिए शेष साझेदार को ख्याति में हिस्सा का क्षतिपूर्ति करना पड़ता है। किसको, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। इसलिए लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो लिख दिए, तो लाभ प्राप्ति अनुपात का उद्देश्य शेष साझेदारों द्वारा, जो शेष साझेदार है उसके द्वारा अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार को ख्याति में भाग के लिए क्षतिपूर्ति करने से। जो शेष साझेदार रहता है, जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा जो शेष साझेदार लेता है, उस साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के ख्याति की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। कौन सा अनुपात, त्याग अनुपात, क्योंकि नाम में है त्याग। जब हम अपना हिस्सा त्यागेंगे तभी किसी नया साझेदार का प्रवेश होगा। इसलिए त्याग अनुपात क्या करता है, पुराने साझेदार यानी जो ओल्ड पार्टनर है के लाभ विभाजन अनुपात को क्या करता है, कम करता है। बच्चों ये तो ऑटोमेटिक सोचने वाली बात है। पहले हम 2 आदमी थे तो जैसे लाभ बांटते होंगे, जब ये तीसरा प्रभाव प्रवेश करेगा तो हम लोगों का लाभ का हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसको भी कुछ दिए होंगे। तो क्या हो गया, तो त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात साधारणतः शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। अवकाश ग्रहण में क्या होता है, जो साझेदार अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है उस साझेदार का हिस्सा कोई ना कोई शेष साझेदार ले लेता है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात में शेष साझेदार के हिस्से में, संयुक्त हिस्से में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए लिखे होंगे लाभ प्राप्ति अनुपात साधारणतः शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात को बढ़ा देता है। सिंपल सी बात है, तो त्याग अनुपात में लाभ विभाजन अनुपात कम हो जाता है और लाभ प्राप्ति अनुपात में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नेक्स्ट आप सूत्र के आधार पर भी इसको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।
तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। त्याग अनुपात बराबर क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर बच्चों ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जबकि गेनिंग रेशियो बराबर होगा बच्चों, गेनिंग रेशियो बराबर सूत्र होगा बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। रेशियो माइनस क्या होगा बच्चों? ओल्ड रेशियो। यहाँ से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, 2 नंबर के कोई क्वेश्चन बनेंगे और 5 नंबर के भी क्वेश्चन। जैसे आप एक बार समझिए, जैसे अगर आपको पूछ दिया त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसका परिभाषा लिख दीजिए। अगर लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो उस साइड वाले परिभाषा लिख दीजिए। त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, किस समय किया जाता है, तो लिखिएगा इसकी गणना नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का गणना कब किया जाता है, तो जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता हो या मृत्यु होता है, तो उस दशा में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो त्याग अनुपात की गणना का पीछे क्या उद्देश्य है, बता ही दिए, जो ख्याति की राशि क्षतिपूर्ति करता है त्याग अनुपात। तो इसमें क्या होता है, तो पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्याग करता है, जिसकी क्षतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए नए साझेदार को ख्याति के रूप में देना। और उस साइड क्या होगा, तो शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। अब प्रभाव क्या है, तो त्याग अनुपात से पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात कम हो जाते हैं, जबकि लाभ प्राप्ति अनुपात से शेष साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सूत्र में पूछा जाएगा तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जो त्याग अनुपात का निकालने का सूत्र क्या है, तो ओल्ड रेशियो माइनस। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र क्या है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है, त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, तो एक नए साझेदार के प्रवेश की दशा। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कब किया जाता है, तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप यहाँ से डील कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का आपके सामने, वह है साझेदारी फॉर्म के विघटन, पुनर्गठन नहीं पूछ रहा है, विघटन से आप क्या समझते हैं? हाँ मुझे साझेदारी फॉर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं, या साझेदारी फॉर्म के समापन से आप क्या समझते हैं? बच्चों अर्थ से समझिए। समापन, समापन का मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यवसाय का अंत होना, किसी का अंत होना। समापन या विघटन, यानी जब साझेदारों के बीच, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के बीच संबंध टूट जाते हैं, जिससे फॉर्म का विघटन हो जाता है, फॉर्म का समापन हो जाता है, तो इसे ही बच्चों, प्यारे बच्चों, साझेदारी फॉर्म का विघटन कहा जाता है। यानी समान शब्द में आप कह सकते हैं, जो साझेदारी व्यवसाय का बंद होना ही साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाता है। अब परिभाषा क्या लिखें, ध्यान से देखें। तो जब किसी फॉर्म के समस्त साझेदारों, सभी साझेदारों, समस्त कहिए या सभी साझेदार कहिए, जब किसी भी फॉर्म के समस्त या सभी साझेदारों के मध्य यानी बीच में साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त हो जाती है, तो उसे फॉर्म का विघटन अथवा फॉर्म का समापन कहा जाता है। फॉर्म का विघटन या फॉर्म का क्या हो जाता है, समापन कहा जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो साझेदारों के बीच साझेदारी के संबंध के टूटने को ही फॉर्म का क्या कहा जाता है बच्चों, विघटन या समापन कहा जाता है। लिख दिए, जब किसी फॉर्म के समस्त या सभी साझेदारों के मध्य या बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है, या साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, तो उसे साझेदारी फॉर्म का विघटन अथवा फॉर्म का समापन कहा जाता है। समापन का अर्थ हुआ फॉर्म का बंद होना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, फॉर्म के समापन का अर्थ है, इधर लिखिएगा व्यवसाय का बंद हो जाना। फॉर्म का अंत हो जाना ही फॉर्म का विघटन कहलाता है। फॉर्म के विघटन से फॉर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो फॉर्म के विघटन से फॉर्म का व्यवसाय क्या होता है, तो अंत हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा दिए होंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम के, देखे होंगे भारतीय साझेदारी
अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार, सर 40 के आपको पूछ सकता है, साझेदारी फॉर्म के विघटन की परिभाषा दी गई है 1932 की धारा कितना के अनुसार, 39 के अनुसार। एक फॉर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना, किसका टूटना, साझेदारी का टूटना, किसके बीच, साझेदारों के बीच। एक फॉर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फॉर्म का विघटन कहलाता है। का विघटन कहलाता है बच्चों, फॉर्म का विघटन कहलाता है। विघटन का मतलब समझ गए होंगे, फॉर्म के व्यवसाय का बंद होना ही फॉर्म का क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। साझेदारों के बीच साझेदारी संबंधों का टूटना ही फॉर्म का क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। आज बच्चों हम 15 क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में लाए हुए, जिसको हमने समझाया आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपका आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम को और बेहतरीन कीजिए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज